बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे जी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट भी इसको कहते हैं। इसका लेक्चर 1 है। आज इसको स्टार्ट करेंगे हम, और इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ लेते हैं कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है क्या, गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, उसको पहले समझ लेते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दैट focuses on the organization of sensory information into meaningful patterns and wholes। अब ये जो आपका इसका गेस्टाल्ट का सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इतनी सी चीज पर पड़ा हुआ है, इस इतने से सेंटेंस में पड़ा हुआ है सारे गेस्टाल्ट का, सारे स्कूल ऑफ थॉट का। इसको समझ लें। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ये स्टडी करता है, या बेसिकली किसके बारे में है कि किस तरह से हमारी जो सेंसेस होती हैं ऑर्गेनाइज करती हैं उस इंफॉर्मेशन को जो हम सेंस कर रहे होते हैं इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स एंड होल्स। एक तो हम कह सकते हैं कि मीनिंगफुल पैटर्न्स में, दूसरा होल्स में। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है गेस्टाल्ट का। हमारी जो परसेप्शन होती है, जो हम चीजों को सेंस करते हैं, उसको फिर हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं मीनिंगफुल पैटर्न्स की फॉर्म में, मीनिंगफुल आप कह सकते हैं कि शेप्स की फॉर्म में, होल्स की फॉर्म में। यानी कि जो भी एक थोड़ा सा और इसको सिंपल करूं कि हम जो भी इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं या परसीव करते हैं, उसको हमारा जो मेंटल मैकेनिज्म है ना, उसको एक पैटर्न देते हुए, या उसको इस तरह से कह लें और सिंपल करके कि उसको मीनिंग दे देता है। हमारा जो मेंटल पैटर्न है ना, वो उसको एक, या सॉरी मेंटल मैकेनिज्म है, किसी भी परसीव की हुई चीज को एक मीनिंग दे देता है। ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। दिस अप्रोच, इसको थोड़ा सा और अगर मैं एलेबोरेट करना चाहूं कि जब भी आप किसी चीज को देखेंगे ना, आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसको कोई ना कोई पैटर्न देने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई मीनिंग देने की कोशिश करेगा। मिसाल के तौर पर आसमान पर अगर कुछ सितारे इकट्ठे हो ना, एक साथ हो, तो हम खुद उसको ना कोई शेप दे रहे होते हैं। या तो हम कह रहे होते हैं ये सर्कल बना है, या हम कह रहे होते हैं ये भालू बना है, या हम कह रहे होते हैं ये बिल्ली बनी हुई है। यानी कि उसमें हम कोई ना कोई शेप ढूंढ रहे होते हैं। यही सारी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है कि जब भी हम किसी चीज को देखेंगे, सेंस करेंगे, तो हम उसमें कोई पैटर्न ढूंढते हैं, मीनिंगफुल पैटर्न, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होगा, जिसके बारे में हमें पता होगा। ठीक है, हम उसको कोई ना कोई अपना पैटर्न बना के समझ रहे होते हैं, मीनिंग दे रहे होते हैं कि यार ये चीज है, ये चीज है। ठीक है, आप कोई भी आपके सामने कोई भी अजीब सी चीजें रख लें, तो उसमें आपका ऑटोमेटिक है ये चीज, एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा। या किसी को बोलिएगा कि पेज के ऊपर आप उल्टी सीधी लकीरें सी मार के दे, आपको लाइनें वगैरह मार के दे दे, या अजीब सी शेप्स बना के दे दे। आपका माइंड क्या करेगा, उसमें पैटर्न ढूंढ देगा आपको। या वो उसमें से बिल्ली ढूंढ लेगा, या कबूतर ढूंढ लेगा, या भालू ढूंढ लेगा, या बंदर ढूंढ लेगा। मतलब मिसाल दे रहा हूं, कोई भी पैटर्न वो ढूंढ लेगा, आपका जो माइंड होगा। यही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। अच्छा, दिस अप्रोच originated in Germany in the early 20th century and its key founders included, इसके जो मतलब जर्मनी में हुआ था 20th सेंचुरी में, इसकी जो आगाज मैक्स वर्दाइमर, वो वुल्फगैंग कोहलर और कोर्ट कोफका, इसके जो मेजर जो फाउंडर्स हैं ना, वो ये हैं तीन। The word gestalt comes from the German language and it can be translated as shape। इसको शेप के तौर पर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, फॉर्म में भी। फॉर्म और शेप आपको पता सिनोनिम्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसको इकट्ठा करना या कुछ शेप दे देना। In the context of Gestalt psychology, the term refers to the idea that human perception is organized into meaningful pattern or wholes। ये डेफिनेशन दोबारा से मतलब हो गई है उसकी रिपीट। rather than simply being the result of individual sensory inputs। अब वो कहता है कि जब हम कोई चीज को क्या कर रहे होते हैं, और ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, परसीव कर रहे होते हैं, तो हम उसको एक मीनिंगफुल पैटर्न और होल्स में, जिसका मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया 2-3 एग्जांपल से। rather than simply being the result of individual sensory inputs। वो कहता है कि ये थोड़ा सा फिक्रा समझने वाला है कि जिस तरह से हमें चीजें आ रही होती है ना, हम उसको उसी तरह समझने की बजाय उसको मीनिंगफुल वे में समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बेसिकली कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है जी, जैसे मैंने बताया कि आप उल्टी सीधी लाइनें लगी होंगी उसके पेज के ऊपर, तो आपके सामने रखा जाएगा, तो हम ऑटोमेटिकली उसमें कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। द गेस्टाल्टेड बिलीव दैट परसेप्शन इन्वॉल्व्स द, अच्छा ये जो डेफिनेशन यहां तक हो गई है, ये यहां तक हमने इसको डेफिनेशन भी देख लिया, इसका मीनिंग भी देख लिया है, तो ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये डेफिनेशन है इसकी, ये भी डेफिनेशन पढ़ी है, यहां पर भी डेफिनेशन पढ़ी है।
ठीक है। तो बाज दफा हमें किसी चीज की डेफिनेशन करने का बोला जाता है तो हम हमें वो कहते हैं कि क्या पड़ जाता है, वो पंजाबी में कहते हैं वक्त पड़ जाता है। तो ये ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये डेफिनेशन है, कोई बोले तो ये डेफिनेशन बोल सकते हैं आप, नो इशू, लिख भी सकते हैं। Gestalt believe that the perception involves the brain actively constructing meaningful patterns from the sensory input rather than simply passively receiving and processing information. अब ये वाली चीज भी इंटरेस्टिंग है, समझने वाली है। वो कहता है ये देखे ना, चीजें छोटी छोटी हैं, अगर आप इनको अभी से क्लियर कर लेंगे ना तो क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए आप उसको पकड़ लेते हैं। अब वो कह रहा है कि जो गेस्टाल्ट वाले जो कहते हैं, वो कहते हैं जो परसेप्शन है ना बेसिकली, ये इसके अंदर हमारा जो होता है ना, वो एक्टिवली क्या कर रहा होता है, पैटर्न बनाता है, कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है एक्टिवली, वो पैसिव नहीं होता। ठीक है, कि यानी कि वो पीछे अनकॉन्शियसली चल रही है चीजें, ऐसे नहीं होता। वो कहते हैं एक्टिवली उसको फॉर्म कर रहा होता है फीलिंग्स को। दे आर्ग्यू दैट परसेप्शन इज, अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गेस्टॉल्ट के अंदर पैसिवली मतलब कि हमारा माइंड जो होता है पैसिवली फॉर्म बना रहा होता है, मीनिंग बना रहा होता है, या एक्टिवली बना रहा होता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्चुअल चीज है। अच्छा, दे आर्ग्यू दैट परसेप्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज अटेंशन, मेमोरी एंड एक्सपेक्टेशन एंड अदर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड इज शेप्ड बाय आवर एक्सपीरियंसेस एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच वी इनकाउंटर सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए ये वाला जो पैराग्राफ है इसको समझ लीजिए अगर आपने गेस्टाल्ट को अच्छे से समझना है। वो पता क्या कहते हैं, परसेप्शन हमारी इन्फ्लुएंस होती है, कहता है बाय द फैक्टर सच एज अटेंशन, मेमोरी, एक्सपेक्टेशन एंड, ये वाली चीजों से तो हमारी जो परसेप्शन है वो इन्फ्लुएंस होती है कि हम किस तरह से अटेंशन दे रहे हैं किसी चीज को, जिस तरह की अटेंशन देंगे वैसे उसका इन्फ्लुएंस होगा। यानी कि अगर हम उसको अटेंटिवली किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, तवज्जो से देख रहे हैं, तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। अगर हमने सरसरी सा देखा उसका रिजल्ट कुछ और होगा। फिर हमारी मेमोरी पे भी डिपेंड करता है, फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस पर कि हम क्या चाह रहे हैं या क्या हम सोच रहे हैं या क्या उम्मीद कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक्सपेक्टेशंस को अगर सिंपली मैं आपको समझाना चाहूं, अंधेरे के अंदर मिसाल देता हूं, अंधेरे के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन होती है अंधेरे के अंदर आपको कोई बुरी चीज नजर आएगी, कोई डरावनी चीज नजर आएगी, तो आप वो अंधेरे के अंदर डरावनी सी चीजें बना रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, हमारी अगर मतलब कि किसी अच्छी जगह पर जाते हैं, अगर आप किसी आप कह सकते हैं स्कूल में जाते हैं, तो आपको पता होता है कि यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स ही मिलने हैं। ठीक है, अगर आप किसी शादी में जाते हैं तो आपको पता है वहां पर हल्ला गुल्ला होना, वहां पर मतलब के बनाओ सिंगार भी होगा, वहां पर नए कपड़े भी होंगे, मतलब फैशन भी होगा। ये सारी चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें मिल रही होती हैं सारी चीजें वहां पर, या उसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे होते हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं वहां पर। ठीक है, यानी कि अगर घर से सोच के जाते हैं कि अच्छा शादी पे जाना है, कजन की शादी पे, हल्ला गुल्ला होगा, वहां पर सारे कजन वगैरह आए होंगे, गपशप होगी, हल्ला गुल्ला होगा। ठीक है, हालांकि वहां पर तो मजदूर भी होते हैं, वहां पर वेटर भी होते हैं, वहां पर काम करने वाली माइयां भी होती है, आपने कभी उनको नहीं सोचा। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसी हिसाब से आप वहां पर जाके चीजों को देख रहे होते हैं, या उन्हीं को आप देख रहे होते हो। अच्छा, एंड दैट आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड इज शेप्ड बाय आवर प्रायर एक्सपीरियंस। और वो जो कहता है कि एक और चीज के हमारी जो परसेप्शन बनती है ना, वो शेप होती है, शेप्ड बाय किससे, हमारे जो प्रायर एक्सपीरियंस होते हैं, एंड द कॉन्टेक्स्ट। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक तो हम किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको देख रहे हैं, जैसे मैंने अंधेरे वाली मिसाल दी है, अंधेरे के अंदर आपको पता है कि मुझे डरावनी चीजें नजर आनी है, तो आप डरावनी चीजें ही बना रहे होते हैं उसके अंदर, अंधेरे के अंदर ना। हालांकि वहां पर कुछ नहीं भी है तो फिर भी आप कहेंगे यार वहां पर वो अजीब सा कुछ खड़ा हुआ है, या अजीब सी कोई बला खड़ी है, कोई रूह खड़ी है, या आप कह सकते जिन खड़ा है या भूत खड़ा है वहां पर। ठीक है, तो मतलब कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप देखना चाह रहे हैं उसी के हिसाब से वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारी परसेप्शन को, और हमारे एक्सपीरियंसेस भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर अंधेरे में कभी आपको डर लगा था तो हमेशा आपको अंधेरे से डर ही लगेगा। इन विच वी इनकाउंटर सेंसरी इंफॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद टर्म गेस्टॉल्ट रेफर्स टू द ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन और पैटर्न ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन दैट वी परसीव। वही वाली बात, rather than simply the individual events that make up the information। आई थिंक ये मुझसे अगेन यहाँ पर हो गया, चले खैर। It emphasizes the idea that our perception of the world is shaped by the organization and interpretation of sensory input rather than the, ये वाली इसको वैसे खत्म कर दूं, ये अगेन आ गया। अच्छा, Gestalt psychology has had a significant impact on fields such as visual perception, problem solving, cognitive psychology
अब ये वाली जो डिफरेंट चीजें हैं, मतलब इसको इन्फ्लुएंस करता है ये, एंड इट कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च एंड थ्योरी इन कंटेम्पररी साइकोलॉजी। और आजकल जो कंटेम्पररी साइकोलॉजी कहते हैं, जो आप कह सकते हैं मौजूदा वक्त के अंदर जो साइकोलॉजी है उसको कंटेम्पररी साइकोलॉजी कहते हैं, या जो साइकोलॉजी का फोकस है बेसिकली मौजूदा वक्त के अंदर। अच्छा, उसके बाद मतलब ये इन चीजों पर या ये जो फील्ड्स हैं इन पर इसका इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस या कह सकते हैं इनमें। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है इसके डेफिनेशन मीनिंग वगैरह में तो जल्दी बोलें, कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन? इस पर मैंने ज्यादा टाइम लगाया, मैंने कहा अगर नो आपका इसका सर। अगर आप इसका मीनिंग या मतलब समझ जाते हैं तो फिर आपको ये सारा स्कूल ऑफ थॉट समझने में आसानी हो जाती है। परसेप्शन वाला चैप्टर सारा आपको इसी के आसपास घूमता नजर आएगा। अच्छा, गेस्टाल्ट रिवॉल्ट, अब देख लेते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। वी हैव टेस्ट, अब वो बताएगा इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताने लगा है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की, कैसे डेवलप, किस तरह से डेवलप हुआ है। वी हैव ट्रेस्ड द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉम इनिशियल आइडियाज ऑफ द वुंड एंड देयर इलैबोरेशन ऑफ बाय टिचनर थ्रू द फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट एंड द अप्लाइड एरियाज ऑफ द साइकोलॉजी टू द बिहेवियरिज्म ऑफ द वाटसन एंड स्किनर एंड द कॉग्निटिव चैलेंज विद इन द मूवमेंट। अब वो कहता है कि हमने जो साइकोलॉजी की बुनियाद देखी ना, कि कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ये जो है स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म से हमें चीजें पता चली हैं कि वहां से स्टार्ट हुआ, हमने मतलब इनको देखा है हिस्ट्री में। At approximately the same time, the behavioral revolution was gathering strength in the United States. अब ये देखें, वो हमने जो सादिया ने भी बात की थी काफी दिन पहले कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट एक ही टाइम पे, मैंने भी बात की थी कि एक ही टाइम पे चल रहे होते हैं, ये नहीं कि एक के बाद दूसरा आया। अब जब वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बिहेवियरिज्म मतलब कि फेमस हो रहा था ना, उसी वक्त द गेस्टाल्ट रेवोल्यूशन वाज टेकिंग होल्ड ऑफ जर्मन साइकोलॉजी। उसी वक्त जर्मनी के अंदर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी अपना होल्ड बना रही थी। दिस वाज येट अनदर प्रोटेस्ट अगेंस्ट वोंटियन साइकोलॉजी। अब ये जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये जो बिहेवियरिज्म है उसने तो मतलब कि मुखालफत की थी ना उसकी विलियम वुंट की, या आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। ठीक है, अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में ने भी उसकी क्या की थी, मुखालफत की थी। ये एक और एहतजाज था उसके खिलाफ। फर्दर टेस्टिमनी टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द वुंट्स आइडियाज एंड एन इंस्पिरेशन फॉर न्यू व्यू पॉइंट्स एंड अ बेसिस फॉर लॉन्चिंग न्यू सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी। अब ये दोनों जो बिहेवियरिज्म वाले और गेस्टाल्ट वाले उसके मुखालिफ थे स्ट्रक्चरलिज्म के, लेकिन वो कहता है कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस तो है ना कि इसी की वजह से आगे बहुत से आइडियाज निकले हैं। अगर स्ट्रक्चरलिज्म ना आता तो फंक्शनलिज्म भी ना आता, बिहेवियरिज्म भी ना आता, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ना आती, साइकोएनालिसिस ना आता। ठीक है, अगर एक चीज आ गई है, जब एक चीज डेवलप हो जाती है ना, फिर उसमें से 100 कीड़े निकालते हैं लोग, और 100 कीड़े वो लॉजिकली निकाल रहे होते हैं कि यार अच्छा, ये अगर स्ट्रक्चरलिज्म में एलिमेंट्स की बात करता है तो फिर फंक्शन किधर जाएगा। अब वो उस अपनी दलील को मजबूत करने के लिए या उसको साबित करने के लिए लॉजिक ढूंढ रहे होते हैं। जब वो लॉजिक ढूंढते हैं तो नई डिस्कवरी होती है, नई चीजें निकल के सामने आती हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि ठीक है वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस तो है ना, कि उसकी वजह से देखें नए सिस्टम लॉन्च हो गए हैं, नए आइडियाज सामने आए हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन के तौर पर आप कह सकते हैं वो था। ठीक है, तो मतलब किसी भी चीज को हम फजूल नहीं कह सकते। अगर फर्ज करें किसी ने गलत भी वो क्या कह दावा कर दिया है, ठीक है, गलत दावा भी किया है, तो जब उसकी उसकी उस पर क्रिटिसिज्म होगा ना, उसके मुखालिफ लोग उठ के आएंगे तो भी बहुत सी चीजें डिस्कवर होकर निकलेंगी बाहर। ठीक है, तो ये उसी तरह की बात है कि उसने मतलब बहुत सी नए जाविये खोल दिए थे स्ट्रक्चरलिज्म ने, हालांकि वो टोटली गलत नहीं था। स्ट्रक्चरलिज्म की एक अपनी वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। इन इट्स अटैक ऑन द साइकोलॉजी एस्टेब्लिशमेंट, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी फोकस प्राइमरली ऑन द एलिमेंटिस्टिक नेचर ऑफ द वुंड्स वर्क। मतलब इसने जो जब अटैक मतलब इसने जो क्रिटिसिज्म किया या इसने मुखालफत किया गेस्टाल्ट वालों ने, उसने उनके जो एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट था ना उसकी बात की है। ठीक है, जो एलिमेंट्स वाली बात करता था कि ये एलिमेंट्स में डिवाइड करके देखो चीजों को, ये टोटली उसके उलट है। ये कहता है कि जोड़ के देखो, हमारा माइंड जो जोड़ के देखता है चीजों को, ये कहते हैं कि एलिमेंट्स में डिवाइड करो। ठीक है, तो ये इनका इख्तलाफ था। अगर ये भी पूछा जाए कि कैसे इख्तलाफ था, तो ये आपने जहन में रखना है, क्योंकि ये जो गेस्टाल्ट वाले होल की बात करते हैं, स्ट्रक्चरिज्म वालों ने बात इस स्ट्रक्चर की थी कि भाई तोड़ दो इनको सारे एलिमेंट्स को। अच्छा, रिकॉल दैट
सेंसरी एलिमेंट्स वर द फाउंडेशन ऑफ द वॉन्ट्स साइकोलॉजी, मतलब एलिमेंट्स उसकी जो थी बेस थी, फाउंडेशन थी, ठीक है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट मेड दिस द टारगेट ऑफ देयर ऑपोजिशन, और उन्होंने इसी चीज को टारगेट किया, उन्होंने इसी चीज की मुखालफत की। Wolfgang Kohler, a founder of Gestalt psychology, wrote, "We had been shocked by the thesis that all psychological facts consist of unrelated inert atoms." वो कहता कि हम इस चीज को देखे, मतलब इस चीज को जब हमें पता चला या थीसिस ये देखा या ये आइडिया पढ़ा, हम हैरान रह गए कि जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं ना, वो भी एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, यानी कि वो भी एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, एंड दैट ऑलमोस्ट द ओनली फैक्टर विच कंबाइन दिस एटम्स एंड दस इंट्रोड्यूस एक्शन आर एसोसिएशन। और ये जो तमाम एटम्स होते हैं या जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इनको एक चीज कंबाइन कर रही होती है, इनको जोड़ के एक पेश कर रही होती है, जिसको क्या बोला है, एसोसिएशंस। यानी कि वो एलिमेंट्स जो होते हैं उनको उनके दरमियान में एसोसिएशंस होती हैं, जब एसोसिएशंस होती हैं तो एक मीनिंगफुल चीज, एक पैटर्न निकल के सामने आता है। टू अंडरस्टैंड द गेस्टाल्ट प्रोटेस्ट, लेट अस रिकॉल व्हाट साइकोलॉजी वाज लाइक इन 1912। वाटसन बिहेवियरिज्म वाज बिगिनिंग इन इट्स अटैक ऑन वॉन्ट्स एंड टिचनर। उस वक्त बिहेवियरिज्म वाले स्टार्ट कर रहे थे और उस पर मतलब तनकीद कर रहे थे, एंड ऑन फंक्शनलिज्म पर भी उन्होंने की। एनिमल रिसर्च फ्रॉम थॉर्नडाइक एंड पेवलोस लेबोरेटरीज वर exerting a significant impact। उस वक्त उसका भी इम्पैक्ट अच्छा जा रहा था, हो रहा था। Sigmund Freud and psychoanalysis was already a decade old। उस वक्त साइकोएनालिसिस मतलब एक डेकेड 10 साल पुराना हो चुका था। अच्छा, यानी कि उसको 10 साल हो गए थे। Although the Gestalt psychologist movement against Wundt's position paralleled the rise of behaviorism in the United States, ये उसके पैरेलल थी, ठीक है, बिहेवियरिज्म के। दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ एंड वन अनदर। बिहेवियरिज्म और जो गेस्टाल्ट वाले ये इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे, यानी कि इनका बिहेवियरिज्म से कोई तल्लुक नहीं था, बिहेवियरिज्म वाला इनके से कोई तल्लुक नहीं था, ठीक है, यानी कि वो डिफरेंट एंगल्स में या डिफरेंट एस्पेक्ट्स में काम कर रहे थे। ऑल द बोथ स्कूल्स ऑफ थॉट स्टार्टेड बाय अपोजिंग द सेम आइडियाज। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि अगरचे उन्होंने एक ही चीज की मुखालफत करना इकट्ठा शुरू की थी, यानी कि ये दोनों विलियम वुंड से एग्री नहीं करते थे ना, स्ट्रक्चरलिज्म पर ये एग्री नहीं करते थे। वुंड फोकस ऑन सेंसरी एलिमेंट्स, वुंड ने सेंसरी एलिमेंट्स की बात की, दोनों ने बोला था कि भाई ये वाली चीज नहीं सही। इवेंचुअली दे वुड कम टू अपोज ईच अदर, बाद में वो एक दूसरे के खिलाफ भी हो गए, यानी कि गेस्टाल्ट वाले और बिहेवियरिज्म वाले। द डिफरेंस बिटवीन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एंड बिहेवियरिज्म वर सून एविडेंट, मतलब इनमें मुखालफत सामने आई। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट एक्सेप्टेड द वैल्यू ऑफ कॉन्शियसनेस। जो गेस्टाल्ट वाले हैं उन्होंने क्या किया, कॉन्शियसनेस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वो कहते हैं ठीक है, हम इस कॉन्शियसनेस को तो मानते हैं, ठीक है, इस हद तक तो हम कह देते हैं कि ठीक है, कॉन्शियसनेस की इंपॉर्टेंस है। व्हाइल क्रिटिसाइजिंग द अटेम्प्ट टू रिड्यूस इट टू एटम्स आर एलिमेंट्स, मतलब कि एलिमेंट्स वाली जो बात है इसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, बाकी कॉन्शियसनेस को मान लिया था। बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या करते थे, इन्होंने कॉन्शियसनेस को ही रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द यूजफुलनेस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, कि ये कॉन्शियसनेस हमारे लिए यूजफुल हो सकता है साइंटिफिकली, अगर हम इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इन्होंने बोला नहीं हो सकता भाई, इसकी साइंटिफिकली कोई मतलब कि इसका यूज ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट या जिसको हम मैयर ना कर सके उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये बिहेवियरिज्म गेस्टाल्ट वाले मान गए थे कॉन्शियस को। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी रेफर टू वॉन्ट्स अप्रोच, ये क्या कहते थे वॉन्ट की अप्रोच को, अ ब्रिक एंड मॉर्टर साइकोलॉजी। अब ये वाली बात समझिएगा, इन्होंने इसको बोला कि ब्रिक एंड मॉर्टर साइकोलॉजी इंप्लाई दैट द एलिमेंट्स वर हेल्ड टुगेदर बाय द मॉर्टर ऑफ द एसोसिएशन प्रोसेस। मतलब कि एक जब घर बनाते हैं ना तो उसमें क्या लगता है, ईंट लगती है और सीमेंट लगता है, तो मिलके क्या बनता है कि इमारत बनती है। इन्होंने बोला था, मतलब कि इन्होंने इस हिसाब से एग्जांपल से समझा है, ठीक है। नीचे इसको मैंने थोड़ा सा एलैबोरेट किया है। द टर्म ब्रिक एंड मॉर्टर साइकोलॉजी वाज यूज्ड बाय गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट टू डिस्क्राइब विलियम वुंड्स अप्रोच टू साइकोलॉजी which they believe focus too much on breaking down conscious experience into its individual elements। ये जो है स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने बात की थी कि उसको एलिमेंट्स में डिवाइड करो, ठीक है, यानी कि वो कहता है कि सीमेंट को लैदा कर दो और ईंट को लैदा कर दो, ठीक है। अब उसके बाद एन एनालाइजिंग टाइम सेपरेटली इन दोनों को लैदा देखो, वो कहता है ईंट को लैदा देखो, सीमेंट को लैदा देखो। अब एक इमारत बनी हुई है, स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं एक इमारत बनी है, स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं ईंट को लैदा करके देखो और सीमेंट को लैदा करके देखो, ठीक है। रादर देन लुकिंग एट हाउ दोज एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, बजाय इसके कि वो ये देखें कि वो ईंट और सीमेंट ने मिलकर क्या बनाया है। उसने रूम बनाया है, उसने दीवार बनाई है, उसने कोई डिजाइन बनाया है, क्या बनाया, वो कहता है ये देखने के बजाय वो कह रहा है जी ईंट को लैदा करके देखो, सीमेंट को लैदा करके देखो,
ठीक है, ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी उसने। Thus the bricks in this metaphor refers to the individual elements of consciousness। अब अगर इसको consciousness की फॉर्म में देखें, वो कहता है कि ब्रिक का मतलब है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स हमारे कॉन्शियसनेस के, दैट वुंट एंड हिज फॉलोअर्स बिलीव्ड। अब अगर यहाँ पर अगर हम अपने तौर पर इसको देखना चाहें ना, इस पर डिस्कशन करना चाहें, तो स्ट्रक्चरलिज्म को जो इसने ईंट वाली और सीमेंट वाली बात की है, तो एक लॉजिक नहीं बन रही कि सीमेंट और ईंट को हम, एक बिल्डिंग बनी हुई है, हम सीमेंट और ईंट को लदा लदा करके देखें उसके, तो कहता उसका मीनिंग कोई नहीं निकलेगा, आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन आप अगर उनको मिला दें और ये देखें कि सीमेंट और ईंट ने मिलकर बनाया क्या है, तो कहता वो ज्यादा बेनिफिशियल। लॉजिकली भी देखो ना, अपील कर रही है वाली चीज कि ईंट और गारा जब मिलके बनेगा, एक इमारत बनेगी, तो एक नई चीज निकल के आपके पास सामने, एक मीनिंगफुल चीज, पैटर्न और मीनिंग निकल के आएगा। अच्छा, दैट वोंट इज ऑलवेज बिलीव वर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेंटल एक्सपीरियंसेस। जो इसने बोला था कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे मेंटल, जो एलिमेंट होते हैं, बिटवीन दोज एलिमेंट्स। अब वो जो मोर्टर जिसको हमने सीमेंट बोला है, वो कहते हैं कि वो एसोसिएशंस हैं जो उन एलिमेंट्स को जोड़ रही हैं। ठीक है, जो जैसे हमने इमारत की बात की है, वो देखो ना, जो सीमेंट है वो ईंटों को जोड़ेगा तो ही एक इमारत बनती है ना, एक मीनिंगफुल चीज निकल के सामने आती है। दैट दे बिलीव हेल्ड देम टुगेदर, जो उनको इकट्ठा जोड़ के रखती है। द गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट रिजेक्टेड दिस अप्रोच, आर्ग्यूइंग दैट इट इग्नोर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ होलिस्टिक परसेप्शन। अब उन्होंने क्या बोल रहा था, गेस्टाल्ट वालों ने उसकी जो है इस परसेप्शन को मतलब कि रद्द कर दिया था, कि वो जो एलिमेंट्स में डिवाइड करने वाली बात, वो कहते हैं कि इन्होंने इसको होलिस्टिक अप्रोच को नहीं कंसीडर किया, इग्नोर कर दिया, कि एज अ होल इसको अगर हम देखें तो कि इमारत बन के सामने आई है। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स दैट अंडरलाई इट, उन्होंने फिर प्रिंसिपल्स को ऑर्गेनाइज किया, और मतलब सॉरी, मतलब कि एक तो उसने क्या कि इग्नोर कर दिया, और दूसरा वो प्रिंसिपल्स के जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन प्रिंसिपल्स को भी इग्नोर कर दिया, और होलिस्टिक होलिज्म को भी इग्नोर कर दिया। गेस्टाल्ट वाले ये कह रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म वालों को। अच्छा, दे आर्ग्यू दैट व्हेन वी लुक आउट अ विंडो, अब एक और एग्जांपल दे रहा है कि व्हेन वी रियली सी ट्रीज, जब वो कहता है हम विंडो से बाहर देखते हैं तो हम देखते हैं ट्रीज को, ठीक है, उसके साथ हम देखते हैं स्काई को। ठीक है, यानी कि जब आप विंडो से बाहर या घर से बाहर निकल के देखते हैं, तो आप ट्री को देख रहे होते हैं कि वो सामने दरख्त लगा है, या फिर आसमान की तरफ देखते हैं। ठीक है, मतलब परसीव करते हैं आसमान और दरख्त को। ठीक है, अब ये इसका क्या मतलब है, आगे देखते हैं। नॉट इंडिविजुअली सेंसरी एलिमेंट्स सच एज ब्राइटनेस एंड ह्यू दैट मे बी समहाउ कनेक्टेड टू कंस्टिट्यूट आवर परसेप्शन ऑफ ट्रीज एंड स्काई। अब वो कहते हैं कि आप ब्राइटनेस को नहीं देखते, यानी कि ब्राइटनेस क्या है, रोशनी है या नहीं है, अब वो कहता है आप इसको नहीं देखते। जब आप ऊपर देखेंगे तो आपके जहन में आएगा यार ये आसमान है, ये स्काई है, और जो दरख्त है या रंगत है या वो चीज कोई एलिमेंट है, उसको नहीं आप देखते। ठीक है, आप उसको टोटली परसीव कर रहे होते हो ट्री। अब अगर आप दरख्त की तरफ देखें, मैं आपसे पूछूं ये सामने क्या है, तो आप ये नहीं कहते कि ये पत्ते हैं, ये इसका तना है, ये इसकी जड़ें हैं, ये इसकी शाखें हैं, आप कहते हैं ये दरख्त लगा हुआ है। ठीक है, आप ये नहीं कहते कि वो हरे रंग, वो उसके ऊपर हरा रंग है, ये नहीं कहते। वो समझाने की बात कर रहा है कि आप उसको एज अ होल देख रहे हो। ठीक है, एज अ होल एक मीनिंग दे रहे हो कि वो सामने दरख्त लगा हुआ है। फर्दर द गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट मेंटेन्ड दैट व्हेन सेंसरी एलिमेंट्स आर कंबाइंड, जब वो इकट्ठे होते हैं, द एलिमेंट्स फॉर्म अ न्यू पैटर्न और कन्फिगरेशन, वो नए पैटर्न और कन्फिगरेशन बनाते हैं। इफ यू असेंबल अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल म्यूजिकल नोट्स, अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो कहता है कि इफ यू असेंबल अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल म्यूजिकल नोट्स, अगर आप डिफरेंट म्यूजिक को या डिफरेंट टोन्स को इकट्ठा करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अ मेलोडी आर ट्यून फ्रॉम देयर कॉम्बिनेशन, अब जब उनको इकट्ठा करेंगे तो एक नया साउंड निकल के सामने आता है आपके पास, समथिंग न्यू दैट डिड नॉट एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट्री नोट्स। और वो वाला साउंड जो निकल के आता है डिफरेंट, जब हम साउंड को इकट्ठा करके मिला के बोलते हैं या निकालते हैं या बजाते हैं, तो एक नया साउंड निकल के सामने आता है। और वो जो नया साउंड होता है ना, वो कहते हैं इंडिविजुअली जो हमने वो तमाम टोन्स को इकट्ठा किया, इंडिविजुअल कोई भी टोन वैसा साउंड नहीं आपको दे रही होगी। ठीक है, मतलब कहने का कि जब आप पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो सबका अलग अलग मीनिंग, सबका अलग अलग आपको काम नजर आएगा, लेकिन जब आप उन सबको मिला देते हो तो एक नई चीज निकल के सामने आती है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है। द पॉपुलर वे टू स्टेट दिस नोशन इज दैट द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अब ये वाली लाइन बोली जाती है
इसके बारे में, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में, द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अच्छा, इसको डिफरेंट भी बोला जाता है और ग्रेट भी बोला जाता है और मोर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको जिस तरह से बोला जाए उस हिसाब से आपने देखना है कि डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि जब हम पार्ट्स में देखते हैं तो वो डिफरेंट निकलता है, या जब हम पार्ट्स में देखते हैं तो डिफरेंट निकलता है, जब उसको इकट्ठा करते हैं तो वो डिफरेंट निकलता है। अगर ग्रेटर की बात की जाए तो वो कहते हैं कि जब पार्ट्स में देखेंगे तो वो आपको और तरह से वर्क कर रहा होगा या और तरह से इनपुट दे रहा, आउटपुट दे रहा होगा, लेकिन जब आप उसको इकट्ठा कर देंगे तो वो एक नई इनपुट या उनसे ज्यादा अच्छी इनपुट दे रहा होता है पार्ट्स की बजाय, ठीक है। तो डिफरेंट चीजों, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इसको बताया जाता है। अब यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर मैं आपको ये वाला बताता हूं कि द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, इसका मतलब क्या है। जल्दी से, हमारे पास 15 मिनट है। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, द होल इज सर ग्रेटर देन, एक्सक्यूज मी सर, ये होलिस्टिक जी, परसेप्शन के बारे में जरा बताइएगा। एज अ होल देखना किसी चीज को, जैसे मैंने दरख्त वाली ओके मिसाल दी है। जैसे मैंने मतलब ठीक। जब हम दरख्त को देखते हैं तो हम उसको टोटली देख रहे होते हैं ना। दरख्त हम उसको ये तो नहीं कहते कि उसकी शाखें अलहदा देख रहे हैं, तना अलहदा देख रहे हैं, पत्ते अलहदा देख रहे हैं, पत्तों का रंग अलहदा देख रहे हैं। तो होल का मतलब हम उसको एज अ होल एक एक टोटल आउटकम के तौर पर देख रहे होते हैं, एज अ ट्री। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, वो जो इस उन्होंने ये वाली बात, होलिस्टिक वाली बात की थी स्ट्रक्चरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए, उन्होंने बोला कि उन्होंने होलिस्टिक की, होलिज्म की बात ही नहीं की, होल की बात ही नहीं की, वो पार्ट्स की बात ही करी जा रहे हैं, उन्होंने इग्नोर कर दिया होल को। जी, अब देखते हैं हम, द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिएगा। ये बहुत दफा ना लोग आपको फंसा लेते हैं ना इसके एग्जाम्पल में, या आपको पूछना चाहते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो उसमें बाज दफा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने कोशिश की है यहाँ समझाने की, तो देख लेते हैं इसको भी। द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स इज अ concept that suggests that a system or entity is more significant, valuable, effective when it is considered as a complete entity rather than just the sum of its individual parts। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि जब हम डिफरेंट पार्ट्स को मिला के देख रहे होते हैं तो आपको वो ज्यादा सिग्निफिकेंट, ज्यादा वैल्यूएबल, ज्यादा इफेक्टिव मिलती है। एक चीज तो ये है। दूसरा एस्पेक्ट जो मैंने ऊपर आपको बताया, ये वाला, चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसमें ये ना कि आप बाद में कंफ्यूज हो जाएं। ये थोड़ा से दो पर्सपेक्टिव इसके बन रहे हैं, तो इसको भी समझ लेना है। अब यहां पर मैंने लिखा है ऊपर ग्रेटर, यहां पर डिफरेंट। तो ये जिस पर्सपेक्टिव में भी आपसे पूछा जाए या आपको बताना पड़े ना, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको बोलो कि डिफरेंट की बात करेंगे तो भी ये सही है, ग्रेटर की बात करेंगे तो भी सही है। ग्रेटर की बात कैसे, वो मैं आपको नीचे जाके समझाता हूं। अब देखें, जब हम पार्ट्स की बात करते हैं तो पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स में अगर हम एक दरख्त को देखते हैं तो वो आपको एक और तरह से नजर आएगा, लेकिन अगर हम उन सबको पार्ट्स को मिला लें तो वो एक दरख्त बन जाता है, यानी कि पार्ट से डिफरेंट हो गया ना, ठीक है। अब ग्रेटर कैसे होता है वो भी मैं बताता हूँ, रुके जरा नीचे जाके। अच्छा, इन अदर वर्ड्स व्हेन द पार्ट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ होल, जब वो होल बनाते हैं, दे क्रिएट समथिंग दैट इज मोर पावरफुल, वो फिर वो चीज बनाते हैं जो उससे पावरफुल होती है, पार्ट्स से पावरफुल होती है। अब यहां पर ग्रेटर की बात समझ आ जाएगी। और वैल्यूएबल, वो पार्ट से ज्यादा वैल्यूएबल बन जाती है। देन इफ ईच पार्ट वाज कंसीडर्ड सेपरेटली, मतलब कि अगर हम पार्ट्स को अलग-अलग देखें या सेपरेटली कंसीडर करें, उससे ज्यादा, उससे बेहतर, उससे अलग आपको वो होल की फॉर्म में मिल रही होती हैं चीजें, ठीक है। तो ये ग्रेटर वाला भी और जो है डिफरेंट वाला भी, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। The principle that the whole is greater than its part is a concept from Gestalt psychology that emphasizes the importance of context and organization in the perceptual and cognition। अब ये context और importance of context and organization, ये चीज याद रखनी कि context को आपने भूलना नहीं है। अच्छा, अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल से थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अ कार इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स सच एज व्हील, इंजन, ब्रेक्स एंड स्टीयरिंग वगैरह। ईच ऑफ दीज पार्ट्स इज नेसेसरी फॉर द कार टू फंक्शन। अब ये तमाम पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, बट व्हेन दे आर कंबाइंड दे क्रिएट अ मशीन दैट कार ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। अब ये सारे पार्ट्स अलग अलग तो हैं, ठीक है। टायर की अपनी वैल्यू है, टायर का अपना एक मीनिंग है, अपना एक काम है, इंजन का अपना काम है, स्टीयरिंग व्हील का अपना काम है, सीट का अपना काम है, बॉडी का अपना काम है।
लेकिन कहते हैं कि अलग अलग आप इससे काम लेंगे ना तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, वो इतना अच्छा नहीं होगा, या अलग अलग वो किसी और तरह से काम दे रहा होगा, या तो काम नहीं दे रहा होगा या किसी और तरह से काम दे रहा होगा। लेकिन इन सबको अगर आप जोड़ दें तो आपके पास एक कार डेवलप हो जाती है। उस कार से आप उन पार्ट्स की, अकेले अकेले पार्ट्स की बजाय बहुत अच्छा या बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। आपके पास कार, आप ट्रेवल कर सकते हो, लोगों को एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हो, चीजों को एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हो, लंबे डिस्टेंस तक ले जा सकते हो। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पर समथिंग दैट नन ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स कैन डू ऑन देयर ओन, और वो इंडिविजुअल पार्ट्स वो काम नहीं कर रहे होते या वो नहीं कर सकते जो आप उन सब जो पार्ट्स को जोड़ के कर सकते हो। यहां से एक और चीज क्लियर करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जो पार्ट्स को जोड़ के हम कर रहे होते हैं, जो काम हमें या आउटकम मिल रही होती है, क्या पार्ट्स वो आउटकम दे सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं दे सकते। ठीक है, ये चीज मतलब इसको जहन में रखना है। बाज दफा बंदा जहन में नहीं रख पाता तो वो क्वेश्चन को गलत कर लेता है कि पार्ट्स वो वाली आउटकम नहीं दे सकते जो वो एक होल के तौर पर दे रहे होते हैं। ठीक है, ये कार की एग्जांपल। अब एक टीम की एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये जो टीम मेड अप ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ईच विद देयर ओन स्किल्स एंड एबिलिटीज, हर एक की अपनी अपनी स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं टीम मेंबर्स की। ठीक है, हाउएवर व्हेन दीज इंडिविजुअल वर्क टुगेदर, लेकिन जब ये टीम मिल जाती है ना, अ कॉमन गोल, एक कॉमन गोल की तरफ, एक यानी कि उनका मकसद वर्ल्ड कप जीतना, दे कैन अचीव मच मोर देन दे कुड ऑन देयर ओन। अब वो अकेला बंदा, अगर फर्ज करे एक बंदा है, वो बैट्समैन है, ठीक है, बहुत अच्छा बैट्समैन, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसके साथ अच्छा बॉलर नहीं होगा, उसके साथ अच्छा फील्डर नहीं होगा, उसके साथ अच्छा कीपर नहीं होगा, तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। और जब ये सब लोग मिलेंगे तो वो एक बड़ा आउटकम आपको दे सकते हैं। ठीक है, अकेला बंदा शायद आपको बड़ा आउटकम या वो आउटकम ना दे सके जो एक टीम दे रही है, बल्कि जाहिर सी बात वो नहीं देगा अकेला बंदा आपको। ठीक है, तो जब टीम मिलके काम करती है तो उस वक्त ही आपको वर्ल्ड कप मिलता है। अगर एक ही बंदा काम कर रहा है टीम के अंदर, या एक ही अपनी जान मारी जा रहा है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, या कल्ला या फील्डिंग अच्छी कर रहा है, या बैटिंग अच्छी कर रहा है, बाकी कोई नहीं कुछ कर रहा, तो वो आपको आउटकम और डिफरेंट मिलेगा, यानी कि वो आप लूज कर जाओगे। लेकिन जब एक टीम सारी मिल जाती है, उनका वो कहते हैं मेंटल कनेक्शन हो जाता है, ग्राउंड कनेक्शन हो जाता है, फिजिकल कनेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो और तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं। द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द टीम कैन लीड टू ग्रेटर इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस। जब एक टीम में काम कर रहे होते हैं ना, तो आप में इनोवेशन भी आ रही होती है, मोटिवेशन भी मिल रही होती है, सक्सेस भी मिल रही होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा साइकोलॉजी की फॉर्म में। ये तो आपको जनरल एग्जांपल दे दी, अब साइकोलॉजी से एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने साइकोलॉजी के हिसाब से इसको समझना हो तो इसका क्या मतलब है। द ग्रेट वाला, द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। In perception, the Gestalt psychologists argue that the whole is greater than the sum of its parts. For example, when we see a face, we perceive it as a whole rather than as a collection of individual features such as the nose, eyes and mouth. अब आ जाते हैं परसेप्शन की तरफ साइकोलॉजी के अंदर, कि जब हम किसी शख्स को देखते हैं या फेस को देखते हैं, तो आप, अगर मैं आपको बोलूं, जब भी आपने अपने भाई को या कजन को या अपने पेरेंट्स में से किसी को देखा है, तो आप जब उनको देख रहे होते हैं तो आप क्या कह रहे होते हैं? ये मेरे फादर हैं, ये मेरे कजन हैं। या आप ऐसा कर लें कि दूर के जो आपके कजन या रिलेटिव्स हैं, जब आप उनको, उनकी पिक्चर आपके सामने लाई जाती है, तो क्या आप उनकी आंखें देख रहे होते हैं, या उनके अकेले बाल देख रहे होते हैं, या उनका अकेला नाक देख रहे होते हैं, या उनकी अकेली अकेली अब थोड़ी देख रहे होते हैं? नहीं, आप एक पूरे फेस को परसीव करते हैं और फिर कहते हैं ये मेरा कजन है, ये मेरी कजन है, ये मेरी आंटी है, ये मेरा अंकल है। ठीक है, पूरे फेस को परसीव करके, ये नहीं कि आपने सिर्फ कान देखे और आपने कह दिया ये मेरे अंकल है। ठीक है, आप मतलब कि उसको टोटलिटी में देख रहे होते हैं, होल में देख रहे होते हैं, और फिर उससे रिजल्ट निकाल रहे होते हैं। ठीक है, ये परसेप्शन का बता दिया। आगे आते हैं, मेमोरी की बात कर लेते हैं। In memory, the principle of chunking suggests that we can remember more information if we group into larger units. चंकिंग वाला एक हमारे पास वो है टेक्निक है मेमोरी को अच्छा करने की, चीजों को याद करने की, जिसमें हम डिफरेंट यूनिट्स में याद कर रहे होते हैं चीजों को, रादर देन ट्राइंग टू रिमेंबर इंडिविजुअल आइटम्स। उनको इंडिविजुअली याद करने की बजाय हम उनको डिफरेंट चंक्स में या डिफरेंट पार्ट्स में याद कर रहे होते हैं। इंडिविजुअली आपको बहुत अच्छे से याद नहीं हो पाता, भूल जाते हो। ठीक है, या उस तरीके से याद नहीं होगा जिस तरह से आप ग्रुप की फॉर्म में उसको परसीव करके याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर अ फोन नंबर, इट मे बी इजियर टू रिमेंबर इट एज 3 चंक्स ऑफ नंबर्स। जब आपने किसी का फोन नंबर याद करना हो तो आप कैसे कर रहे होते हैं? मैं इस पर यहाँ पर अपना नंबर लिखता, अपना हमारा कोई भी लिख देते हैं नंबर,
0300 बाय द वे ये किसी का, चले मैं अपना ही लिख देता हूँ, चले कोई भी लिख लेते हैं, ये 0300 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं, फर्ज करें ये कर दिया हमने, ठीक है, उसके बाद हमने ये कर दिया, ठीक है, ये, अब ये देखें, अब यहां पर हम इसको कैसे याद करते हैं नंबर को, 0300 445 98 52 ऐसे याद करते हैं। ये नहीं है कि हम लैदा लैदा नहीं कर रहे होते, 030044598552, मतलब इस अगर अलग अलग करेंगे तो हमें याद नहीं होगा, ठीक है, बहुत मेहनत लग जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा और भूल भी जाएगा। लेकिन अगर हम इसको चंक्स में या डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट टुकड़ों को होल की फॉर्म में याद करेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगा, 0300 445 98 52, ठीक है। तो मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेमोरी में भी आपको चीजों को थोड़ा सा होल बना के याद करना आसान हो जाता है और आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलते हैं, बजाय जब आप इंडिविजुअली कर रहे होते हैं उन रिजल्ट्स के। ठीक है जी, यहां तक ये हमारा हो गया है, होल वाला भी देख लिया हमने, उसका कॉन्सेप्ट भी, हिस्ट्री भी देख लिया। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये जो डिफरेंट और ग्रेटर वाला आप कह रहे थे, तो ये बताएं, बाद में बताएंगे। कौन सा? ये आपने जो कहा ना कि आपने एक डेफिनेशन में लिखा हुआ था होल इज ग्रेटर देन इट्स हाँ जी, पार्ट, वो तो मैंने एक ऊपर बता दिया था, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, वो ग्रेटर वाली बात मैं कर रहा हूँ। अब देखें, अगर हम यहाँ पर अकेले टायर को, व्हील को यूज करें या टायर को यूज करें, ठीक है, इससे जो हम काम ले सकते हैं ना वो बहुत लिमिटेड सा, थोड़ा सा ले सकते हैं कि किसी जगह पर हम टायर को लगा दें या कोई चीज ऐसी अपनी इजाद कर लें, ठीक है, एक टायर वाली जो हो सकती है। लेकिन अगर हम 4 टायर और इंजन और सारे पुर्जे, सीटें और गाड़ी की जो बॉडी है उसको मिला दें तो हमारे पास टायर से ज्यादा रिजल्ट आ रहा होता, बड़ा रिजल्ट आ रहा होता है, ठीक है। यानी कि टायर तो आपको कुछ छोटा या थोड़ा सा रिजल्ट दे देगा। अब फर्ज करिए ये जो सीट है ये आप अपने घर में रख सकती हैं बैठने के लिए जस्ट, लेकिन अगर आप इसको गाड़ी के अंदर फिट कर दें तो आप बैठने के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे, यानी कि उससे बड़ा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ग्रेटर का मतलब ये होता है, ठीक है। और डिफरेंट का मतलब है कि जो काम सेपरेटली हो रहा है ना पुर्जों से या पार्ट से, उससे जब आप उनको जोड़ दोगे तो वो उससे डिफरेंट रिजल्ट निकलेगा आपके लिए, ये बात है। तो कहीं पर भी ये फिट हो, 3-4 इसके एस्पेक्ट बनते हैं, तो जिस तरह का सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट होगा उसी तरह का आप इसको बोल दोगे या समझ लोगे। जी ठीक हो गया सर। एक और मिसाल दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर एक टायर वाली आपने कोई गाड़ी बनाई है, ग्रेटर वाली, थोड़ा सा और सिंपल करके बता देता हूँ। एक टायर वाली आपने गाड़ी बनाई है, उस पर सिर्फ आप एक ही आदमी को बिठा, एक ही इंसान को बिठा सकते हो। लेकिन अगर आप 4 टायरों को जोड़ के एक पूरी गाड़ी बना लो तो आप उसमें 5 लोगों को बिठा सकते हो, तो वो ग्रेटर हो गया ना फिर उससे, ठीक है। जी सर ठीक है।